नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात देते हुए 140 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। आज ये दोनों सम्मेलन उसके उदाहरण हैं। यह अवसर हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी होता है। भाइयों बहनों, अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी। 26 नवंबर की तिथि, इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह सम्मेलन भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। उसके प्रति इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृतित्व को, व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक महातीर्थ के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित किया। भाइयों बहनों, पहले सरकारें 2014 के पहले जाति, मत, मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है। योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिले। देश के अंदर यही संख्या बढ़ करके 9 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मैं खुशखबरी दे रहा हूं। हमारी सरकार ने तय किया है कि दीपावली और होली को एक फ्री में सिलेंडर उनको उपलब्ध करवाने का कार्य, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है हमारा। और भाइयों बहनों, इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं। आज जो मैं बोलने के लिए आया हूं वो ये कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और उनमें भी ज्यादातर अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख गरीबों को इस योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो जहां मकान है वहीं पर जमीन का पट्टा उसके नाम पर होगा और इस योजना में 75 लाख गरीब इस योजना से प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो चुके हैं और दिसंबर 2023 तक 1 करोड़ 25 लाख गरीबों को इस योजना के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग गोरखपुर के इस महान सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर गोरखपुर को 271 करोड़ रुपए
आगे की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। ये योजनाएं गोरखपुर जनपद के लिए आज है, हर जनपद के लिए इसी प्रकार से बनाई गई है। इसमें सड़क भी है, स्कूली शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, पेयजल का भी है, ड्रेनेज का भी है, ग्राम सचिवालय का भी है, तकनीकी शिक्षा का भी है और सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज आपने देखा होगा हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश एक समय तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी की चपेट में था। इससे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे प्रभावित होते थे। आज भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही संभव हो पाया है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज वे इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करके उन बच्चों को भी जीने का अधिकार दिया गया। आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, अभी 15 नवंबर आएगा, ये जनजातीय दिवस के रूप में 15 नवंबर की तिथि को मनाया जाएगा। गरीब को जहां पे उसका मकान है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं तो उस भूमि का पट्टा उसी के नाम पर बन करके फिर उसे वहीं पर आवास की सुविधा का लाभ भी दिया जाए। तय किया है कि हर जनपद में। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ इस बातचीत में कहा गया है, आपको सुनाते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव एक बार फिर इतिहास बनने जा रहा है और जिस तरीके से 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु राम अयोध्या आए थे, ये 500 साल की कलंक गाथा दूर हो रही है और प्रभु राम 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजमान होंगे। उससे पहले की ये दीपावली। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर जी, ये 500-550 साल का कलंक धुला है, इस बार की दिवाली कैसे होने वाली है? लंबे संघर्षों, बलिदान और त्याग तपस्या के बाद 500 साल की लंबी इंतजारी के बाद ये अद्भुत क्षण, अलौकिक क्षण, भव्य दिव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसका पूर्ण होगा। जिस दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से भव्य दिव्य राम मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। इसके लिए पूरे सनातन धर्म को मानने वाले सनातन प्रेमियों को, चाहे हिंदुस्तान में रहते हों या विश्व के किसी भी देश दुनिया के कोने में रहते हों, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और चूँकि 22 जनवरी को लोकार्पण कार्यक्रम से पहले ये दिवाली है, ये दिवाली का पर्व अभूतपूर्व हो। हालांकि पिछले जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार 17 में आई है, तब से लगातार सरकार अपना दीपोत्सव का कार्यक्रम रिकॉर्ड नया बना करके नया रिकॉर्ड तोड़ने का काम प्रतिवर्ष करती रही है। इस बार का भी पिछली साल जो 17 लाख से ज़्यादा दिए जला करके हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया था, इस वर्ष पुनः हम लोग अपना रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। और खास बात ये होगी कि जो भी इस बार के कार्यक्रम होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पे लेयर शो होगा, लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम होंगे, अन्य जितने कार्यक्रम पहले अस्थायी होते थे, ये सारे
तो वहीं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने। इस मौके पर मंत्री जयवीर सिंह ने दीपोत्सव की जानकारी दी है। क्या कुछ कहा मंत्री ने, आपको सुनाते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव एक बार फिर इतिहास बनने जा रहा है और जिस तरीके से 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु राम अयोध्या आए थे, ये 500 साल की कलंक गाथा दूर हो रही है और प्रभु राम 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजमान होंगे। उससे पहले की ये दीपावली। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर जी, ये 500-550 साल का कलंक धुला है, इस बार की दिवाली कैसे होने वाली है? लंबे संघर्षों, बलिदानों, त्याग तपस्या के बाद 500 साल की लंबी इंतजारी के बाद ये अद्भुत क्षण, अलौकिक क्षण, भव्य दिव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसका पूर्ण होगा। जिस दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से भव्य दिव्य राम मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। इसके लिए पूरे सनातन धर्म को मानने वाले सनातन प्रेमियों को, चाहे हिंदुस्तान में रहते हों या विश्व के किसी भी देश दुनिया के कोने में रहते हों, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और चूँकि 22 जनवरी को लोकार्पण कार्यक्रम से पहले ये दिवाली है, ये दिवाली का पर्व अभूतपूर्व हो। हालांकि पिछले जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार 17 में आई है, तब से लगातार सरकार अपना दीपोत्सव का कार्यक्रम रिकॉर्ड नया बना करके नया रिकॉर्ड तोड़ने का काम प्रतिवर्ष करती रही है। इस बार का भी पिछली साल जो 17 लाख से ज़्यादा दिए जला करके हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया था, इस बार पुनः हम लोग अपना रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। और खास बात ये होगी कि जो भी इस बार के कार्यक्रम होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पे लेयर शो होगा, लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम होंगे, अन्य जितने कार्यक्रम पहले अस्थायी होते थे, ये सारे कार्यक्रम स्थायी रूप से वहाँ स्थापित रहेंगे, ताकि लगातार आने वाले जो श्रद्धालु देश दुनिया के भगवान राम के दर्शन के लिए आएंगे, उन सब के लिए निरंतरता से भगवान राम के जीवन दर्शनों का स्मरण कराते हुए उसको देख सकेंगे। और यही नहीं, इस बार जो रामलीला हम लोग दीपोत्सव शुरू कर रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों की रामलीलाएं, विभिन्न देशों की रामलीलाएं, वो लगातार दीपोत्सव से लेकर के लोकार्पण के कार्यक्रम तक और उससे आगे भी लगातार उनका मंच चलेगा, कोई विराम नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो यानी स्थायी भाव से अयोध्या में ये जो सिलसिला शुरू होगा इस दिवाली, वो हर दिवाली यूं ही चलता रहेगा। बड़ी चीज ये है कि लेजर और साउंड शो की बात तो मंत्री जी ने कर दी है। एक और बड़ी चीज है, मानस की चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यानी राम राज में दैहिक दैविक और जो कुदरती आपदाएं हैं वो नहीं आती थी। उत्तर प्रदेश में योगी राज है, सारे मंत्री सारे अधिकारी लगातार काम में लगे हुए हैं। 11 झांकियां बना रहे हैं, 1076 1090 की बात हो, बाल अधिकार संरक्षण की बात हो, नारी शक्ति की बात हो, हर चीज को, रामेश्वरम सेतु को आपने उत्तर प्रदेश के पुलों के निर्माण से जोड़ा है। तो ये जिस तरीके से राम राज्य की कल्पना होती थी, ऐसा लग रहा है कि झांकी के द्वारा जो मूर्त रूप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में चीजें ले रही हैं उसको भी जोड़ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश 17 से पहले का उत्तर प्रदेश एक तरफ अगर हम लोग नजर करें और 17 के बाद का उत्तर प्रदेश, तो जहाँ एक और भीमारू प्रदेश, दंगों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, भूमाफियाओं का प्रदेश के रूप में जाना जाता था। कहीं देश में विदेश की धरती पे जाते तो कहाँ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग बड़ा खराब दृष्टि से, चोर होगा, उचक्का होगा, बेईमान होगा, इस नज़रिए से देखते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ 17 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से बदली हैं, जिस तरीके से परफेक्शन बदला है, लोगों की सोच बदली है। अब फक्र और गौरव से कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश का, उस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जो हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन रहा है, जहाँ माताओं बहनों का मान सम्मान सुरक्षित है, प्रगति के रास्ते दिए जा रहे हैं, नई नई ऊंचाइयाँ छू रहा है। और सही मायने में ये राम राज्य की स्थापना का परिकल्पना को धरातल पर उतार करके साकार स्वरूप देने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और वो सब चीज़ें जो हमने की हैं उनकी एक झांकियाँ मात्र तो जा रही हैं, अंततः इतनी झांकियाँ हैं कि उत्तर प्रदेश बदल गया है, स्वरूप बदल गया है। और सही मायने में राम राज्य की परिकल्पना का धरातल पर उतारने का काम जिस तरह से योगी जी ने किया है, अन्य प्रदेश और अन्य देश
इसको लागू करने के लिए मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका नाम ही रख दिया गया बुलडोजर वाले बाबा जी, जिसने अपराधियों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम किया हो। जिस तरीके से रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान राम ने राक्षसी प्रवृत्ति का नाश किया था, वो सेम आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में हुआ है। इससे बड़े राम राज्य की परिकल्पना और की नहीं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से रामराज की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण और राम राज्य की स्थापना, तो कुछ वैसा ही इस समय योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार लगातार लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही है। और एक सपना सन 2024 की 22 जनवरी को सच होने जा रहा है और उससे पहले की ये दिवाली कुछ इस तरीके से होने वाली है जो न भूतो न भविष्यते। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, लखनऊ। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बीजेपी ने विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मौजूद सभी भाइयों बहनों को जय बूढ़ा देव कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। ये बाबा गुरु घासीदास की धरती, शीतला माता की धरती और राम के नैनीहाल की धरती है। इस धरती पर प्रभु श्री राम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज देश के सबसे पहले परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा का शहीद दिन है। मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मन से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए, किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावनाबेन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट। और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ा दी। इन सब के भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है। और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को, मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। भारतीय जनता पार्टी ने पंडरिया से हमारी बहन भावना बोहरा को टिकट दिया है। पंडरिया में भावना बहन न केवल जिला पंचायत की सदस्य है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए काम करती है। इस सरकार के तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना,
फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट कराकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देना और कबीरधाम जिला पंचायत में हर गांव में विकास के कामों को रफ्तार देने का काम कर रही है। मैं आज आपको यहां विनंती करने आया हूं कि भावना बहन को कबीरधाम से बाहर निकालकर पूरे पंडरिया का विकास करने का मौका आप दीजिए। ये मैं यहां विनंती करने आया। ईश्वर साहू जी हैं। ईश्वर साहू जी को जब मैंने संदेश भेजा वो ना बोलते थे मुझे नहीं लड़ना है, मेरा स्वभाव नहीं है। हमने ईश्वर साहू जी को आग्रह किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के साथ जो अन्याय हुआ, लॉन्च कर भुवनेश्वर की हत्या की, उसके न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और छत्तीसगढ़ में आगे कोई भुवनेश्वर को अन्याय न हो ऐसी सरकार बनाने के लिए काम करना है। इसीलिए ईश्वर साहू जी खड़े रहे, चुनाव हमारे आग्रह पर खड़े रहे। ईश्वर साहू जी को जिताने का मतलब है भुवनेश्वर जैसे कई बच्चों को ये राजनीति जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तुष्टीकरण की राजनीति से सुरक्षा देने का काम भी इसी ईश्वर साहू जी को जिताकर होगा। माननीय अरुण साहू जी ने ढेर सारी बात करी है। मैं और कोई बहुत लंबी बात करने नहीं आया हूं, मगर मैं इतना पूछने आया हूं, भाई छत्तीसगढ़ के खजाने पर, छत्तीसगढ़ का जो सरकार का तिजोरी है, इसमें जो खजाना है, इस पर अधिकार छत्तीसगढ़ के। तो वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रीवा जिले के त्योंथर में जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि मुझे इस सभा में उपस्थित भीड़, युवाओं का उत्साह और उमंग देखकर पूरा विश्वास है कि आपने बीजेपी को अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। तो मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं और भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो जनसमूह यहां पर आज इकट्ठा हुआ है, वो आश्वस्त हैं कि उन्हें बड़ी जीत यहां पर जरूर मिलेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मुझे लंबे समय से काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे श्यामलाल द्विवेदी जी, हमारे प्रत्याशी नौजवान और युवा प्रत्याशी हमारे सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, जिला प्रभारी सुशांत श्रीवास्तव जी, जिला मंत्री श्रीमती मीनाक्षी केसरवानी जी, रमेश गर्ग जी, अनिल तिवारी जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित मेरे वरिष्ठ साथी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में त्योंथर में आप सब लोगों के साथ चर्चा करने का भी और आपके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। जो मैं संख्या देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्र आए हैं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं युवा साथियों का भी उमंग देख रहा हूं,
वह बताता है कि आप लोगों ने सिद्धार्थ तिवारी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, यह उसमें से स्पष्ट दिखता है। मित्रों, ये चुनाव की बेला है। आपको अपने अगले 5 साल के लिए आपके हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन पार्टी कर सकती है, कौन आपको मजबूती दे सकती है, ये इसके निर्णय करने की घड़ी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव में इस आधार पर वोट मत देना कि ये मेरा नजदीकी है, ये मेरे जाति का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी भाषा बोलता है। इन आधारों पर चुनाव में वोट नहीं दिए जाते। वोट देने का अधिकार होना चाहिए कि कौन आपकी 5 साल तक रक्षा करके आपको विकास के साथ जोड़ सकता है, ये आपका आधार होना चाहिए। और जब मैं ये बोलता हूं तो मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि आज अगर आपने यहां से लोकसभा में जनार्दन जी को भेजा है, आज अगर आपने मध्य प्रदेश से लोकसभा में कमल खिलाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती पकड़ी है और देश आगे बढ़ा है, ये बात हम कह सकते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर, गुमराह करके, भुला करके, आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। और इसीलिए एक जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार अध्यक्ष के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई है, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब चीन की भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, तो अकेला भारत है जो मजबूती के साथ खड़ा है और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने, उसको भी पछाड़ कर हम 11वें नंबर से बढ़कर के 5वें नंबर की दुनिया में अर्थव्यवस्था हो गई। अभी आपका आशीर्वाद सिद्धार्थ को मिलेगा और 2024 में फिर मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। 3 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसकी हमको तैयारी करनी है। आप बताइए, अभी संसद में महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? कभी सोचा था? 15 साल से कांग्रेस और यूपीए की सरकार इस बिल पर बैठी हुई थी। 15 साल से कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे ख्याल से 20 साल से कोई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।